हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से जीडी कांस्टेबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास में। ये क्लास में आप सभी को हिंदी का मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही जीके और जीएस का मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रश्नों की बात करें जिसमें आप सभी को 40 प्रश्न रहेगा, जो आप सभी की एग्जाम बेस्ड कंटेंट सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना और सभी प्रश्न को 100% क्या करना, ध्यान से बारीकता से अध्ययन करना। एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस करते हो तो फिर आप समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर पूछ रहा है, परिचारक किसका पर्यायवाची है? बताना है, क्या बताना है कि परिचारक किसका पर्यायवाची है? सेवक का, चालक का, या वाहक का, या धावक का? तो परिचारक की बात करें कि परिचारक किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेवक का। किसका पर्यायवाची है परिचारक? सेवक का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें कि परिचारक का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, तो क्या क्या होता है परिचारक का? जो कि पहला तो दिया गया है सेवक, और क्या होता है? और होता है नौकर। क्या होता है? नौकर होता है। परिचारक का होता है सेवक, नौकर, और क्या होता है? चाकर होता है। नौकर, चाकर, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये सब पर्यायवाची है परिचारक का। क्या होता है? सेवक, नौकर, चाकर। तो सभी विद्यार्थी यहाँ समझ गए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है। प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान करें। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3 और 4, और इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन मुहावरे का सही अर्थ मतलब दे रहा है। जैसे पहला ऑप्शन की बात करें, अंबर के तारे गिनना का राइट मुहावरे अर्थ क्या होता है? अच्छी नींद आना। अंबर के तारे गिनना जो कि अच्छी नींद आना बिल्कुल गलत है। अगला है अंगूठा दिखाना, मोल लेना मुसीबत, बिल्कुल गलत है। अंगूठे से सिर पर धरना, अंगूठे से सिर पर धरना, यह क्या इसका मुहावरा अर्थ है? शांति से रहना, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, बिल्कुल सही है। ये जो तीनों ऑप्शन दिया गया है मुहावरे का सही अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन आंखों में धूल झोंकना का सही मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है 3 नंबर का। करा अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, तो इस अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। कर रहा है प्रश्न कर रहा है कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, तो यह अमावस्या का बताना है क्या? विलोम शब्द क्या होगा? असम, अंधकार, अंधेरा, या पूर्णिमा। तो अमावस्या का विलोम की बात करें तो राइट आंसर होगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है निर्देशक कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनना है। अगर कोई त्रुटि है तो चुनिए, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुनिए। प्रश्न है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो किसमें एरर है भाई? वृक्षों पर रही है कूक, कोयल कूक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कर रहा है प्रश्न कि वृक्षों पर कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वृक्षों पर नहीं होगा, क्या होगा? वृक्ष पर कोयल कूक रही है। क्या होगा? वृक्ष होगा, पेड़ होगा, क्या होगा? वृक्ष होगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, या पेड़ पर कोयल कूक रही है, ना कि वृक्षों पर होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? उजास। उजास का आप सभी को बताना है सही समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उन्नति, प्रयास, चमक या उत्तमता। उत्तमता। तो सही यहाँ पे क्या होगा? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द उजास का। तो उजास की बात करें तो उजास हम चमक को कहते हैं। किसे कहते हैं? चमक। तो उजास का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा क्या? चमक। और क्या क्या होता है? और बात करें उजास का तो होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। और बात करें तो क्या होता है? रोशनी। तो ये सब किसका पर्यायवाची है? उजास का पर्यायवाची क्या होगा? चमक होगा, प्रकाश होगा, रोशनी होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी की पहचान करना है किसका? प्रतिनिधि बताना है कि किस प्रकार से आप लोग लिखोगे सही में। तो चलो आप सभी को लिखकर और समझाकर बताते हैं किसका? प्रतिनिधि कि आखिर किस प्रकार यह लिखाता है। तो देखो सबसे पहले पा देना है, पा में रा देना है, पर हो गया। फिर ता देना है, ता में हर्षई उड़ा देना है, परती हो गया। फिर ना देना है, ना में भी हर्षई उड़ा देना है, प्रतिनि हो गया। और धा देना है, धा में हर्षई उड़ा देना है, प्रतिनिधि। देखो प्रतिनिधि में सभी हर्षई उड़ाया है। ता में भी हर्षई, नी में भी हर्षई और धी में भी हर्षई। तो प्रतिनिधि में सभी क्या उड़ा दिया है? सभी में हर्षई उड़ाया है। तो यानी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रतिनिधि इस प्रकार लिखोगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि इसका भी सही वर्तनी बताना है। परलौकिक। परलौकिक आप लोग किस प्रकार लिखोगे जो आप सभी को बताना है। तो देखो चलो लिखकर और समझाकर बताते हैं। परलौकिक देखो परलौकिक किस प्रकार से लिखना है आप सभी को। देखो कैसे लिखाता है? पा होगा, रा होगा, फिर ला होगा, ऊपर में दो गो औकार कैसे लिखाता है? दो गो ऊपर में, दो गो और एगो नीचे में, औकार हो गया। पर ल हो गया, फिर का देना है, का में हर्षई देना और फिर का देना है। परलौकिक क्या होगा? परलौकिक यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। परलौकिक किस प्रकार से लिखाएगा? प र ला में औकार, फिर का में हर्षई उड़ा देना है और फिर का देना है। परलौकिक यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द निर्देशक आप सभी से क्या कर रहा है? एक शब्द चुनने का। प्रश्न है किए हुए को मानने वाला। किए हुए को मानने वाला को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे भाई? अकृतघ्न, कृतघ्न, कार्य, कृतकार्य या कि कृतघ्न। तो किए हुए को मानने वाला को हम एक शब्द क्या कहेंगे? तो किए हुए को मानने वाला को एक शब्द की बात करें तो उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? कृतघ्न। किए हुए को मानने वाला को हम क्या कहते हैं? कृतघ्न। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसका भी एक शब्द बताना है। प्रश्न है जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत, अनिमेष, आहूत या अनेर। तो जिसे बुलाया गया हो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहूत। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहेंगे? आहूत। अगला प्रश्न है कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। आग्रह का विलोम क्या होगा? उपग्रह, दुराग्रह, विग्रह या अनुग्रह। तो दिए गए शब्द का विलोम बताना है। आग्रह का विलोम क्या होगा? तो आग्रह का विलोम की बात करें तो राइट आंसर होगा दुराग्रह।
आगरा का विलोम क्या होगा? दुरागरा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? दुरागरा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, इस मशीन में कुछ है। इस मशीन में कुछ है, तो इस मशीन में क्या? कुछ खटपट है, कुछ झकझक है, कुछ बड़बड़ है, या कुछ गड़बड़ है। तो राइट आंसर होगा कि इस मशीन में कुछ क्या है? इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ क्या भरोगे कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, बच्चा माँ बाप की आंखों का सूरज होता है, सितारा होता है, तारा होता है, या चांद होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो बताना है कि बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है? बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? तारा होता है। इस द राइट आंसर यहाँ पे क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर सी, तारा। समझ हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। निर्देशक कर रहा है दिए गए भाग में किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुनना है। प्रश्न है, किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, तो किस भाग में त्रुटि है बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, यानी कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भाग 4, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या होगा? किताब पढ़कर आनंद का क्या होता है? अनुभव होता है। बिल्कुल राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो 14 नंबर का, कह रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है की जगह क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होती है, आवश्यकता नहीं। सर्वाधिक वर्षा हुए हैं, या सर्वाधिक वर्षा हुई है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? राइट आंसर भरोगे कि मासिन राम में सर्वाधिक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लोग राइट आंसर भरोगे कि सर्वाधिक वर्षा होती है, ना कि होता है। होता है लगाओगे बिल्कुल गलत होगा, और हुए हैं को बिल्कुल भी गलत होगा, हुई है ये भी बिल्कुल गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा? भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा क्या होता है? होती है, ना कि होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? सर्वाधिक वर्षा होती है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। ये अंडरलाइन है, इसके जगह सही ऑप्शन क्या होगा जो बताना होगा। तो देखो प्रश्न है कि तुम मुझे अपना समझो कैसा? छोटा सा भाई, या छोटा भाई, छोटा मोटा भाई, छोटा भाई, या छोटा सा भाई। तो सही ऑप्शन आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न में सही ऑप्शन क्या होगा कि तुम मुझे अपना क्या समझो? छोटा भाई समझो। ऑप्शन नंबर ए, ना कि छोटा मोटा, ना कि छोटे भाई, ना कि छोटे सा भाई। राइट आंसर क्या होगा? तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यहाँ से आप सभी को
यहाँ से 15 नंबर तक आप सभी को पैसे प्रश्न देखने को मिलेगा और 16 नंबर का आप सभी को पैसेज रहेगा। और जो विद्यार्थी कहते हो कि हमें पैसेज में बहुत तकलीफ होता है, डर लगता है, नंबर कट जाता है, तो आप लोग को बता दूं कि देखो ये पिछला प्रश्न पत्र है, पिछला एग्जाम का प्रश्न पत्र है, जो कि 1 2 3 4 लाइन का पैसेज है भाई। बिल्कुल सिंपल है। 7 से 8 स्टूडेंट का जो बच्चा रहेगा बिल्कुल राइट करेगा। आप तो 10th पास हो, समझ हो। तो देखो किस प्रकार से करना है पहले समझना, डरना नहीं है। देखो पैसेज कोई खास नहीं है, पैसे सिंपल है। सबसे पहले आप सभी को 4 से 5 लाइन का जो पैसेज रहेगा इसको 10 से 15 सेकंड में पढ़ लेना है। क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में निबंध के स्वरूप और खाली स्थान किया। भाषा की खाली स्थान पर बल देने के कारण इस खाली स्थान के निबंध प्रौढ़, व्यावसायिक, व्यवस्थित और गंभीर है। इन विषयों की विविधता और विचारों की खाली स्थान मिलती है। तो ये हमें एक लेखक के बारे में बता रहा है जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी निबंध के लेखक हैं। उसी के कारण बता रहा है कि ये किस प्रकार किए हैं। तो चलो उसी प्रकार हमें इस प्रश्न को डील करना है। यहाँ से 5 प्रश्न को डील करना है और 10 नंबर बोनस के तौर पर लेना है। समझ लो। देखो कह रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के रूप और खाली स्थान किया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और रूप, स्वर, दशा या दिशा, तो राइट आंसर होगा कि हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या, स्वरूप और दिशा। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे दिशा। स्वरूप और दिशा का क्या किया? संयोजन। क्या किया? संयोजन, संस्थापन या निर्धारण या निश्चयीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे निर्धारण किया। देखो समझना क्या है कि आचार्य महावीर द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा का क्या किया? निर्धारण किया। यहाँ पे दिशा भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे? निर्धारण किया। आगे क्या है? भाषा की खाली स्थान पर बल देने। भाषा की क्या चीज पर बल देने? भाषा की पल पर, साल पर, समय पर या युग पर। तो यहाँ पे क्या भरोगे? सॉरी 18 नंबर का प्रश्न है। देखो 18 में हमें भरना है। 16 भर दिए, 17 भर दिए, 18 में भाषा की खाली स्थान 18 पे। 18 में क्या है? भाषा की कोमलता पर, सुकुमारता पर, शुद्धता पर या प्रौढ़ता पर। तो भाषा की शुद्धता पर बल देने के लिए, क्या चीज पर बल देने के लिए? देखो भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस खाली स्थान के निबंध, इस क्या होगा यहाँ पे 19 नंबर में? इस पल, इस साल, इस समय या इस युग। तो यहाँ पे क्या होगा? इस युग। यहाँ पे क्या भरोगे? युग। देखो क्या भरोगे यहाँ पे भरोगे कि के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की खाली स्थान मिलती है। विविधता और विचारों की क्या मिलती है? भिन्नता, महानता, गहराई या गहनता। तो राइट आंसर होगा कि यहाँ गहनता मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पे विचार, विविधता और विचारों की क्या मिलती है? गहनता मिलती है। तो ये रहा 20 प्रश्न हिंदी का। अब चलते हैं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न में। तो देखो जीके का प्रश्न, देखो यहाँ से जीके का सेशन स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न कर रहा है कि अबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो आप सभी को बताना है। असम में, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर मेघालय। तो बताना है अबुबाची पर्व जो है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा असम राज्य में। अबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। जीके का सेशन में जो जो प्रश्न आप सभी को याद हो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। इससे क्या होगा कि 100% आप सभी को फोकस प्रश्न पे रहेगा और जिस प्रकार से आप लोग राइट आंसर कमेंट में टाइप करोगे तो दिमाग में सेट होगा। प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी।
तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न बताना है, निकोटीन पदार्थ किस पौधा में पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ जो है यह किस पौधा में पाया जाता है? अफीम में, नींब में, तंबाकू में या अंगूर में? तो निकोटीन पदार्थ किस पौधा में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तंबाकू के पौधा में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तंबाकू के पौधा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सन या टाइलिन? तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो आप सभी को बताना है? तो राइट आंसर होगा क्या? टाइलिन। टाइलिन जो यह एक प्रकार का एंजाइम है, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एंजाइम एक प्रकार है जो कि लार में पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाता है। समझ रहे हो? चलो अगला देखो। अगला बताना है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वह किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल या सुक्रोज को? तो राइट आंसर होगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो यह उपयोग करती है किसका? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा कि विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक मंड लवक है, वर्णक लवक है, अवर्णीय लवक है या प्रोटीन लवक है? तो क्या होगा राइट आंसर कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवर्णीयक लवक। कौन सा? अवर्णिक लवक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, उन कण का नाम बताइए जो पदार्थ बनते हैं, जिससे पदार्थ बनाए जाते हैं। उस कण का नाम बताना है। धातु, मेट्रॉइड्स, गैर धातु या परमाणु? राइट आंसर होगा परमाणु, जिससे क्या बनाया जाता है? पदार्थ बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि एल्काइन का पुराना नाम क्या है? एल्काइन का पुराना नाम ओलिफिन है, पैराफिन है, एसिटिलीन है या इनमें से कोई नहीं? तो एल्काइन का पुराना नाम क्या है? एल्काइन का पुराना नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ओलिफिन है। क्या है? एल्काइन का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ओलिफिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी? तो राइट आंसर होगा कि वह कौन था जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चाणक्य, बाणभट्ट, पाणिनि या कालिदास? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। समझियो, जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम से पहले ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 12 जनवरी या 6 अक्टूबर? तो विश्व मृदा दिवस की बात करें तो राइट आंसर होगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नागपुर, चेन्नई, मुंबई या गुजरात? तो पहला सीमेंट संयंत्र की बात करें या कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1980, 1952, 1900 या 1992? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो यह राइट आंसर होगा 1992 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस को? तो भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या सोनिया गांधी? तो राइट आंसर होगा कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन की बात करें तो यह किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह गठन किया गया था। क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आप सभी के लिए कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? फसल बीमा शुभारंभ का योजना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना। ये सब प्रश्न आप सभी के होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। चलो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 1985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 1985। लेकिन होमवर्क के रूप में तो कुछ देना जरूरी है। बताना है कि संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में वर्णित है, जो आप सभी को बताना है। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में वर्णित है, ये आप सभी को क्या है? होमवर्क के रूप में दिया गया है। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में वर्णित है। समझ रहे हो? साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से पहले पहुंचना अति आवश्यक होगा। तो अभी हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ और प्रतिदिन क्लास कंटिन्यू कर दो। आपका नंबर इंक्रीज होगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।